हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। इस वीडियो सीरीज में हम 2021 के जीएस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 74 क्वेश्चन को कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है। यहाँ पर पूछा गया है जो ट्राइक्लोसन है वो इनमें से किस में पाया जाता है। बस सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं और इनमें थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। हमें पता होता है तभी हम इनका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये वन वर्ड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कोई भी लॉजिक यहाँ पर नहीं लग सकता। अब ट्राइक्लोसन इसमें से कोई भी हो सकता है अगर नहीं पता है तो। इसका आंसर है हालांकि डी, प्रसाधन सामग्री। जो हमारे फेस वॉश आते हैं या टूथपेस्ट आता है जो प्रसाधन सामग्री में आते हैं, उनकी क्या आयु बढ़ाने के लिए, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ट्राइक्लोसन मिलाया जाता है। जो फेस प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा समय तक चले, वो फंगस या बैक्टीरिया के वजह से क्या हो, खराब ना हो, इसलिए उसमें ट्राइक्लोसन को मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक में यूज किया जाता है सोडियम बेंजोमेट। ये आप साथ में लिख दीजिए, कभी प्रश्न आ जाए सोडियम बेंजोमेट का यूज किसमें किया जाता है। सोडियम बेंजोमेट का यूज किया जाता है खाद्य परिरक्षक के रूप में। इसके साथ ही में सोडियम मेटाबिसल्फाइड का यूज भी किसमें किया जाता है, खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये जो सोडियम मेटाबिसल्फाइड है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और सोडियम बेंजामेट था वो एंटी फंगल होता है। दूसरा है फल पकाने वाले पदार्थ। इसमें यूज होता है एसिटिलीन गैस। जो एसिटिलीन गैस है वो फलों को पकाने में कृत्रिम रूप से काम में ली जाती है। और दूसरा होता है एक एथिलीन हार्मोन होता है, एथिलीन हार्मोन। यह पादपों में पाया जाता है और यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। एसिटिलीन गैस क्या है, कृत्रिम रूप से पकाता है, और जो एथिलीन है वो प्राकृतिक एजेंट है जो फलों को पकाता है। और इसके साथ एक आता है एथेफोन। इसका उपयोग भी फलों को पकाने में किया जाता है। और साथ ही में कैल्शियम कार्बाइड का यूज भी किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। तीसरा है पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र। पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक जो हमने परसों डिस्कस किया था वीडियो, उसमें हमने देखा था कौन सी होती है, उसमें जो पॉलीएथिलीन ट्राइफ्लोराइड होती है या फिर हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है, उसका यूज किसमें किया जाता है, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक पात्रों में किया जाता है। उनका क्या है, वापस रीयूज किया जा सकता है। जो हमारी बोतल वगैरह होती है प्लास्टिक की, जो किससे बनी होती है, कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट से। यहाँ पर इसका आंसर है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर यह थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, इसको हम थोड़ा लॉजिक के साथ कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर आया है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक वर्ष के अंदर जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वो कितनी दूरी तय कर पाता है, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। और यह कितनी होती है, यह होती है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। एक वर्ष में प्रकाश इतनी दूरी तय कर पाता है। तो अंतरिक्ष में जो दूरी मापते हैं उसमें प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में दूरी इतनी दूर होती है कि किलोमीटर में मापना संभव नहीं होता, इसलिए वहां प्रकाश वर्ष यूज करते हैं। अब इसका यूज क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, इन चारों में से कौन सा है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, तारकी पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। यह एकदम गलत है। तारकी पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित होती है। आप देख सकते हैं कि जो सूर्य की और पृथ्वी है उसमें भी दूरी परिवर्तित होती है, तो बाकी तारकी पिंड उन्हें तो होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप यहाँ पर। तो पहला हो जाता है गलत। दूसरा पॉइंट है, तारकी पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। गुरुत्व भी परिवर्तित होता है जब तारकी पिंड होते हैं, जैसे सूर्य है या फिर जो सूर्य से बड़े तारे होते हैं, उनमें क्या होता है, सुपरनोवा की स्थिति आती है, या फिर वो जो ब्लैक होल बन जाते हैं, तो उनके क्या है, आकार में परिवर्तन आता है। तो आकार में परिवर्तन आने के कारण क्या होगा, गुरुत्व में भी परिवर्तन आएगा। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है गलत। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। यह गलत है। प्रकाश सीधी रेखा में सदैव यात्रा नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण क्या है, प्रकाश भी अपनी जो दिशा है वो परिवर्तित कर देता है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है गुरुत्वीय लेंसिंग। अगर ये वर्ड आ जाए कभी कि गुरुत्वीय लेंसिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आना। तो अब बचता क्या पीछे, यानी कि आंसर हो गया डी। प्रकाश वर्ष को इसलिए मापा जाता है क्योंकि प्रकाश की गति है वो सदैव एक समान होती है। तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। अब एक समान होने का मतलब कि प्रकाश एक वर्ष के अंदर फिक्स है, कितनी दूरी तय करेगा, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ये फिक्स है। तब हम देखेंगे कि यदि किसी पिंडों के बीच में दूरी कितनी है, यह 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की है, तो बोल देंगे कि एक प्रकाश वर्ष दूरी है इसमें। तो प्रकाश की गति एक समान होती है, इसलिए इसका यूज खगोलीय दूरियां मापने में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है।
किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। जो ब्रिटिश संसदीय मॉडल है और जो भारतीय संसदीय मॉडल है उसमें क्या अंतर है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। अब हम पढ़ते हैं कि जो भारत में जो सर्वोच्च क्या है वो है संविधान, संसद सर्वोच्च नहीं है। जबकि जो ब्रिटेन में है वो संसद क्या है सर्वोच्च है, और वहां पर संविधान है वो क्या है अलिखित है। यानी कि जो संसद है उसके पास सारी शक्तियां हैं, वो संविधान को चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए उसके संविधान को क्या माना जाता है, ब्रिटेन के संविधान को लचीला भी माना जाता है, जबकि भारतीय संविधान क्या है वो कठोर और लचीलेपन का मिक्स रूप है। इसलिए पहला पॉइंट हो जाता है सही। दूसरा पॉइंट है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अब भारत में कोई भी संविधान संशोधन होता है तो जो न्यायालय है वो क्या है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से क्या उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। किसकी, जो संविधान में चेंज हुआ है। अगर वो क्या है जो संविधान की मूलभूत संरचना है उसमें क्या करता है उल्लंघन करता है तो उसको क्या कर सकती है न्यायपालिका उसे खारिज कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास इतना अधिकार नहीं है, वहां पर क्या है संसद सर्वोच्च है, संसद ने जो कानून बना दिया वो सही माना जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो भी सही होता है, आंसर होता है सी। इसमें हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर है ब्रिटिश और भारतीय संसदीय मॉडल में। ब्रिटिश मॉडल में पहली बात तो संविधान कैसा है अलिखित संविधान है, भारत में लिखित संविधान है। ब्रिटेन में जो संविधान है वो लचीला है, भारत में लचीला प्लस कठोर है। जो ब्रिटेन में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन भारत में कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता। और ब्रिटेन में सामान्य व संवैधानिक कानूनों में अंतर नहीं किया गया है, यानी कि जो संवैधानिक कानून है उनको भी क्या साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और सामान्य कानूनों को भी साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ब्रिटेन में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, संसद क्या है वहां पर सर्वोच्च है, लेकिन भारत में क्या है शक्तियों का पृथक्करण है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में। ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उसमें क्या है एकात्मक राज्य है, जबकि भारत में संघीय राज्य व्यवस्था है। ब्रिटिश न्यायालय को संवैधानिक आधार पर कानूनों की समीक्षा का व अमान्य ठहराने का सीमित अधिकार है, जबकि भारत में न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसदीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है। जो दूसरा पॉइंट है वो यही बात करता है। ब्रिटेन के अंदर मूल संरचना सिद्धांत का अभाव है, जबकि भारत के अंदर जो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में उसके माध्यम से जो मूलभूत संरचना की अवधारणा आ गई थी, जिसके माध्यम से कहा गया था कि जो मूलभूत विशेषता है उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये हो गया अंतर, यहाँ पर आंसर है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर प्रश्न है वो बेसिकली पॉलिटी की है, तो पॉलिटी के प्रश्न में इतना डिस्कस करने का है नहीं, तो अब इनको हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर यह थोड़ा पॉलिटी का फैक्चुअल प्रश्न आ गया था। पहला कथन है, एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो एकदम फैक्चुअल बात कर रहा है। ये गोपाल स्वामी अयंगर समिति उसकी बात कर रहा है कि उसने ये सुझाव दिया था या नहीं दिया था, तो यह उन्होंने सुझाव नहीं दिया था। पहला पॉइंट है गलत, इसको हम अभी आगे देखते हैं। जबकि जो दूसरा पॉइंट है वो सही है। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसे हम जानते हैं फर्स्ट ARC के रूप में, उसने यह सुझाव दिया था कि कार्मिक विभाग का गठन किया जाए और उसे प्रधानमंत्री के प्रभार के तहत रखा जाए। और यह कार्मिक विभाग है, ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आता है। और इस मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। और यह क्या देखता है, यह भर्ती, प्रशिक्षण, कर्मचारी कल्याण व सेवानिवृत्ति के जो लाभ के संबंधित मामले होते हैं उनको देखता है। और जो फर्स्ट ARC उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोरारजी देसाई ने उसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन जब मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे उसके बाद इसके अध्यक्ष बने थे के हनुमंतैया। और जो सेकंड ARC है उसको ऐड किया था वीरप्पा मोइली ने, और यह बनी थी 2006 में। अब पहला कथन था उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर केंद्रीय सचिवालय के पुनर्गठन और अन्य प्रशासनिक सुधारों से जुड़े थे। हालांकि उनकी सिफारिशें विभागों की संख्या कम करने और मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार लाने पर केंद्रित थी। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए किसी मंत्री और सचिव की नियुक्ति का विशेष रूप से सुझाव नहीं दिया था। इसलिए जो पहला कथन है वो गलत हो गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह 2024 में भी आया था और यह 2018 में भी सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया था कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। 2017 में आया था केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें जो निजता का अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न माना था। तो यहाँ पर आंसर होता है सी। एकदम साधारण प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। हालांकि इस प्रश्न को UPSC ने कैंसिल कर दिया था, फिर भी हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहला कथन है,
भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कब संशोधन किया गया था? 1996 में। उसके बाद इसमें यह बात जोड़ दी गई थी कि कोई व्यक्ति है वह 2 निर्वाचन क्षेत्रों से ही लड़ सकता है, हाईएस्ट 3 से नहीं लड़ सकता। इसलिए ऐसा कानून उपस्थित है जो बात करता है कि कोई व्यक्ति 2 क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है, उससे अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत। दूसरा कथन है 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था और वह क्षेत्र थे सीकर, रोहतक और फिरोजपुर, और इन तीनों क्षेत्रों से ये देवीलाल जी थे वो हार गए थे। तीसरा कथन है वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। अब यह बात कर रहा है कि कोई बंदा है वो 2 जगह से चुनाव लड़ा है, जैसे इस बार जो राहुल गांधी जी थे वो वायनाड से भी लड़े थे, और जो सोनिया गांधी जी का भूतपूर्व चुनाव क्षेत्र था रायबरेली, वहां से भी चुनाव लड़े थे और ये दोनों क्षेत्रों से जीत गए थे। फिर उन्होंने जो वायनाड लोकसभा क्षेत्र था वहां से अपना नाम वापस ले लिया था, तो वायनाड जो क्षेत्र था वहां पर वापस री इलेक्शन हुए थे और वहां पर वापस जो उनकी बहन प्रियंका गांधी जी थी वो वहां पर एमपी चुने गए थे। तो यहाँ पर यह बात कर रहा है कि जो वापस चुनाव हुआ था, यानी कि जो वायनाड में वापस चुनाव हुआ था, उसका खर्च कौन भरेगा? कांग्रेस पार्टी। ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है, उसका जो खर्च है वो चुनाव आयोग ही वहन करता है। इसलिए तीसरा कथन भी होता है गलत। आंसर आता है बी, लेकिन यूपी से इसको वापस ले लिया था, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला कथन है शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा कथन है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा कथन है शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। यहाँ पर जो पहला कथन है इसमें देखो लिखा हुआ है प्रत्येक देश में जो प्रतिबद्धता होती है उनकी जांच कौन करता है? यूएन हैबिटेट करता है, उनको मॉनिटर करता है। ऐसा नहीं है, यूएन हैबिटेट है उसमें इस प्रकार का कोई भी औपचारिक निगरानी तंत्र नहीं है, इसलिए जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। यानी कि जो शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है, ये बात तो ठीक है, तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। यहाँ पर यह कथन हो जाता है गलत। और यहाँ पर यूएन हैबिटेट का नाम आया, यूएन हैबिटेट से संबंधित प्रश्न 2017 में भी पूछा गया था। अब बाकी के जो दोनों कथन है वो सही है, यानी कि पहला कथन गलत हो गया और दोनों सही है, यानी कि आंसर इसका डी है। लेकिन जितने भी कोचिंग के आंसर्स की थी या फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा और बार बार पूछा, उसने आंसर बताया था कि जो दूसरा कथन है वो सही है और तीसरा गलत है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, इसलिए जो आंसर हो जाता है डी। अब तीसरा कथन है उसको यूपीएससी ने क्यों सही माना उसको हम देखते हैं। तीसरे कथन में लिखा हुआ है शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए किसी भी लोक सेवा, और बात कर रहे हैं अनधिकृत बस्तियां, यानी कि जो बस्तियां अनधिकृत है, जो इलीगल बस्तियां हैं, वहां पर भी क्या देना पड़ेगा? जो जितनी भी सुविधा है, लोक सेवाएं हैं, वो सब देनी पड़ेगी। यह कथन यह बात कर रहा है। सरकार मना कर सकती है जो अनधिकृत बस्तियां हैं, जो इलीगल बस्तियां हैं, उनको देने से कि भाई आप सही, आपका जो यहाँ पर सेटलमेंट है वो इलीगल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे की जमीन है, वहां पर जो अनाधिकृत बस्ती है वहां पर बस गई, अब बोल दिया कि वहां पर भी क्या है, जो सारी लोक सेवाएं प्रदान करो, उनको जो सुविधा है वो प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर तीसरा कथन इस प्रकार गलत हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से यूपीएससी ने इसको क्यों सही माना है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो ये कथन है वो किसी देश विशेष के बारे में बात नहीं करता, यह बात करता है शहर के अधिकार की। अगर शहर का अधिकार एक व्यापक अधिकार है जो क्या है, समावेशिता की बात करता है, जो बात करता है गैर भेदभाव की, इसलिए यह जो पॉइंट है यह व्यापक हो जाता है। इसको ब्रॉडर वे में सोचना चाहिए, यानी कि जो शहर का अधिकार है, अगर यह अधिकार हो वास्तव में पूर्ण रूप से समावेशिता और गैर भेदभाव को शामिल किए हुए अगर यह अधिकार हो, तो यह अधिकार यह बात भी साथ में करेगा ही करेगा कि जो अनाधिकृत बस्तियां है वहां पर भी क्या है, लोक सेवाएं पहुंचाई जाए। लेकिन अगर किसी देश के संदर्भ में सोचेंगे तो यहाँ पर यह कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। यह पॉइंट सही है। यहाँ पर बात की गई यूएन हैबिटेट की। यूएन हैबिटेट की स्थापना हुई थी 1978 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। और यह काम क्या करता है? यह मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए यूएन का कार्यक्रम है एक। और यह जो यूएन हैबिटेट है यह कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है, जैसे कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज।
न्यू अर्बन एजेंडा इसकी दूसरी रिपोर्ट है, न्यू अर्बन एजेंडा। इसकी तीसरी रिपोर्ट है द ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। कौन सी? द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। ये भी आप साथ साथ में लिख देना। तो यहां पर इसका आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अच्छा प्रश्न है। यहां पर पूछा गया है न्यायिक हिरासत के बारे में और साथ ही में पुलिस हिरासत के बारे में। पहला कथन है न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। दूसरा है न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दूसरा कथन है उसको तो हम जनरली सोच के भी सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बात की गई है कि न्यायिक हिरासत की, और बोला है कि ऐसे मामले में जो प्रभारी पुलिस अधिकारी होता है वो न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता। अब न्यायिक हिरासत में होगा, न्यायालय की हिरासत में होगा, वहां पर न्यायालय की अनुमति के साथ क्या है वो पूछताछ कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है न्यायिक हिरासत में। न्यायिक हिरासत का मतलब है वो पूरा का पूरा न्यायालय के अंडर में आ गया है। अब न्यायालय जो बोलेगा वो क्या करेगी? पुलिस करेगी। तो दूसरा कथन तो ऐसे जनरली सही हो जाता है। अब जो पहला कथन है उसमें कहा गया है कि न्यायिक हिरासत में व्यक्ति होता है उसे पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, यह गलत है। जो न्यायिक हिरासत में व्यक्ति होता है उसे रखा जाता है जेल में, और जो पुलिस की हिरासत में होता है उसे रखा जाता है पुलिस स्टेशन में। अभी देखते हैं इसमें अंतर को। ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में अंतर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये पूछ सकते हैं, और यह लक्ष्मीकांत में भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको क्लियर कर दीजिए। पुलिस हिरासत का मतलब है कि पुलिस के पास अभियुक्त की भौतिक हिरासत है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। पुलिस हिरासत के तहत आरोपी को पुलिस थाने की हवालात में बंद कर दिया गया है, जबकि न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल में बंद है। यही पहला कथन था, और पहला कथन क्या था? गलत था। आगे लिखा हुआ है पुलिस हिरासत के दौरान मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी संदिग्ध से पूछताछ कर सकता है, जबकि जो न्यायिक हिरासत होती है उसमें न्यायालय के परमिशन के बिना जो प्रभारी पुलिस अधीक्षक है वह जांच नहीं कर सकता है। इसलिए जो दूसरा पॉइंट था वो सही हो जाता है। यहाँ पर यह पहले पॉइंट की बात करता था और यह दूसरे पॉइंट की बात कर रहा है। तीसरा है पुलिस की हिरासत की अवधि हिरासत शुरू होने की तारीख से केवल 15 दिनों की अवधि तक ही बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर यह नया पॉइंट है, इसको आप याद रखना। जबकि न्यायिक हिरासत की अवधि ऐसे अपराध के लिए 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या अन्य सभी अपराधों के लिए 10 वर्ष और 60 दिन से अधिक कारावास की सजा हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी अच्छा है। यहाँ पर जो पैरोल के बारे में पूछा गया है, प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। जो जेल विषय है वो कौन सी सूची में आता है? वो राज्य सूची में आता है। अब राज्य सूची का विषय है तो इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। तो अब राज्य सूची का विषय है तो सब राज्य अपने अलग अलग कानून बनाएंगे। इसलिए दूसरा पॉइंट तो सही हो जाता है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के नियम अलग अलग है। जबकि जो पहला कथन है वो गलत है। यहाँ पर पहले कथन में कहा गया था कि जो पैरोल है उससे मना नहीं किया जा सकता, और पैरोल क्या है? एक अधिकार है। पैरोल अधिकार नहीं है, पैरोल देने से मना किया जा सकता है। अब है क्या ये? इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। एक होता है पैरोल और एक होता है इसके समान ही फरलो। दोनों को हम देख लेते हैं। फरलो के बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। पैरोल क्या है? यह सजा को निलंबित करके कैदी को रिहा करने की एक प्रणाली है। रिहाई सशर्त होती है, आमतौर पर व्यवहार के अधीन होती है, और एक निश्चित अवधि के लिए अधिकारियों को समय समय पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। पैरोल एक अधिकार नहीं है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो गलत हो जाता है। और यह किसी कैदी को किसी विशिष्ट कारण से दिया जाता है, जैसे परिवार में मृत्यु या रक्त संबंधी की शादी। जैसे कोई कैदी है, उसके घर में किसी की मृत्यु होगी तो वो पैरोल पर बाहर जा सकता है। हम सुनते भी हैं कि इसको 10 दिन की पैरोल पर बाहर छोड़ा गया। किसी कैदी को पर्याप्त कारण बताने के बाद भी उसे रिहा करने से इनकार किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि दोषी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा। तो जो पैरोल है उससे मना किया जा सकता है। यही बात पहले पॉइंट में लिखी गई थी, इसलिए जो पहला पॉइंट है वो गलत हो जाता है। पहले पॉइंट में लिखा गया था कि पैरोल एक अधिकार है और इसे देने से मना नहीं किया जा सकता। तो पैरोल एक अधिकार नहीं है पहली बात, और इसे देने से मना किया जा सकता है। दूसरा था यहाँ पर फरलो। फरलो मोटे तौर पर समान लेकिन सूक्ष्म रूप से भिन्न उदाहरण है। फरलो जो लंबी अवधि के कारावास के मामले में दी जाती है। किसी व्यक्ति को लंबी अवधि के कारावास है, उसके बाद क्या है, व्यक्ति को किसी को बाहर जाना हो, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना हो, तो वहां पर फरलो की व्यवस्था की गई है। फरलो को अधिकार के रूप में देखा जाता है, जिसे किसी भी कारण से समय समय पर प्रदान किया जाना चाहिए और केवल कैदी को पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाना चाहिए।
फरलो राज्य द्वारा दी जाती है, लेकिन इसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पैरोल और फरलो दोनों को सुधारात्मक प्रक्रिया माना जाता है। इन प्रावधानों को जेल प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। फरलो और पैरोल 1894 के कारागार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है, दूसरा कथन सही, आंसर होता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 6 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय अभिकरण या नोडल एजेंसी है? यह हमने 2013 का जब पेपर डिस्कस किया था, वहां पर हमने पेसा एक्ट के बारे में और FR एक्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, वहां पर बहुत ही डिटेल में देखा था। और वहां पर मैंने कहा भी था कि जो FR एक्ट है इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो वहां पर देख लीजिए, अगर हमने अच्छे से डिस्कस किया होता, याद रखा होता, तो देख लीजिए किस प्रकार वापस रिपीट हुआ है। और जो पेसा एक्ट है उसके लिए नोडल एजेंसी है पंचायती राज मंत्रालय। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो 2013 का डिस्कशन आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है? अब यह बात कर रहा है कि जो कार्यपालक है या जो प्रशासनिक प्राधिकारी है उसको क्या दे दी? अनियंत्रित शक्ति दे दी, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है अपने विवेक के आधार पर। तो यह कौन से जो आर्टिकल है उसका उल्लंघन होगा? पहली बात तो जो समान न्याय की बात कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 14। अब यहाँ पर इनको अधिकार दे दिया, बहुत ही ज्यादा विवेक अधिकार दे दिया। अब ये अपने नियंत्रण के माध्यम से, अब अपने ये स्वविवेक के माध्यम से किसी व्यक्ति का पक्ष ले सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव कर सकते हैं। तो ये क्या है? समान न्याय की पहुंच से लोगों को क्या ले जा रहा है? दूर ले जा रहा है। इसलिए यह जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन करता है। तो आंसर होता है यहाँ पर ए। ऐसा कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून के अनुप्रयोग के मामले में अनियंत्रित या अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है या उसे चुनिंदा मामलों में ऐसा करने की अनुमति देता है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। में यह प्रावधान है कि कानून द्वारा सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा कार्यपालिका या विधायिका द्वारा मनमानी कार्रवाई निषिद्ध होगी। यदि विवेकाधीन शक्ति स्पष्ट दिशा निर्देशों या जांच के बिना दी जाती है तो इसके परिणामस्वरूप प्राधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई हो सकती है, जो अनुच्छेद 14 में निहित समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए पहला कथन हो जाता है सही, जो हमने अभी देखा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जो अन्य अनुच्छेद है उसके बारे में आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 28 है वो किसकी बात करता है? अनुच्छेद 32 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 44 किसकी बात करता है? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? भारतीय राज्य व्यवस्था है वो कैसी है? संघीय राज्य व्यवस्था है। और संघीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है? बांटी गई है। जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसके माध्यम से क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो यही क्या है? संघीय राज्य व्यवस्था है। भारत में क्या है? संघीय विशेषता तो है ही है, लेकिन साथ में एकात्मक विशेषताएं भी है। इसलिए यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कौन सी जो विशेषताएं वो एकात्मक विशेषताएं दर्शाती है, कौन सी जो संघीय जो चरित्र है उसको दर्शाती है। इसलिए इनकी जो विशेषता है उनको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि यूपीएससी बार बार ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए जो संघीय सरकार की विशेषताएं और एकात्मक सरकार की विशेषताएं लिखी गई है। संघीय सरकार की विशेषताएं कौन सी होती हैं? इसमें होता है शक्तियों का बंटवारा। तो जो भी शक्तियों के बंटवारे की बात करे तो वो संघीय सरकार की विशेषता वाली होगी। और एकात्मक सरकार में शक्तियों के केंद्रण की बात करता है, यानी कि जिसमें शक्तियां केंद्र की तरफ ज्यादा खींच रही है, तो वहां पर एकात्मक सरकार वाली विशेषताएं दिखेगी हमारे को। अब यहाँ पर पहले देखिए दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार, लिखित संविधान जिसके माध्यम से केंद्र है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन, संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च होगा, जो संसद है वो मनमानी नहीं कर सकता, कठोर संविधान उसमें चेंजेस नहीं ला सकता, कौन? केंद्र सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पर देखिए संघीय विशेषता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये इसका आंसर है। ये यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है। द्विसदनीय विधायिका यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा किसकी राज्यसभा है वो किसका नेतृत्व करती है? वो राज्यों का। अब भारत के मामले में देखें तो जो भारत में क्या है संघीय विशेषताओं में, द्वैध राज पद्धति है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है। जबकि जो एकात्मक विशेषता है भारतीय संविधान में कौन सी है? भारत में क्या है? सशक्त केंद्र है, साथ ही में राज्य अनस्वर नहीं है, यानी कि राज्यों की सीमा है उसमें परिवर्तित कर सकता है, राज्यों का बंटवारा किया जा सकता है, राज्यों का नाम चेंज किया जा सकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, एकल संविधान है, लचीला संविधान है, आपातकालीन उपबंध है, राज्यपाल की जो व्यवस्था होगी, ऑल इंडिया सर्विसेज की व्यवस्था होगी, राज्य विधेयक और वीटो की व्यवस्था हो गई, एकल नागरिकता हो गई, ये सब बात करती हैं एकात्मक विशेषताओं की। तो यह आपको भी प्रश्न में पूछ ले कि जो ऑल इंडिया सर्विस है वो कौन सी विशेषता है, तो वो है एकात्मक विशेषता।
तो यहाँ पर आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। अब यहाँ पर जो राज्य वर्ड है इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। किसी भी क्षेत्र को राज्य कब बोलेंगे, जब उसमें ये 4 विशेषताएं होगी। 4 विशेषताएं कौन सी हैं? पहली है, इसमें क्षेत्र होना चाहिए राज्य के अंदर। दूसरा है, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा है, जो राज्य है या जो क्षेत्र है वो संप्रभु होना चाहिए। और चौथा है, वहां पर सरकार होनी चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। अब यहां पर जो पहला कथन है उसको देखिए आप। व्यक्तियों का एक समुदाय, यानी कि समुदाय है, यानी कि क्या बात कर रहा है? जनसंख्या की बात कर रहा है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हो गया टिक, कि भाई जनसंख्या की बात कर रहा है। दूसरा आगे लिखा हुआ है, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, यानी कि संप्रभु। तीसरा पॉइंट है वो भी यहाँ पर टिक हो गया। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से, निश्चित भूभाग यानी कि क्षेत्र की बात कर रहा है, पहला पॉइंट भी टिक हो गया, निवास करता है, और जिसकी एक संगठित सरकार है, यानी कि चौथा पॉइंट भी टिक हो गया। राज्य में ये 4 विशेषताएं आती हैं, जो कि पहला कथन स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। यहाँ पर आंसर होता है ए। राज्य की परिभाषा वापस यूपीएससी पूछ सकता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। राज्य में 4 विशेषता होती है, उसमें एक क्षेत्र होता है, जनसंख्या होती है, उसमें संप्रभुता होती है और सरकार होती है, तो कहलाएगा वो क्या? राज्य। बाकी के ऑप्शनों को आप यहाँ पर देख लीजिए कि उसमें इन चारों में से कौन सी विशेषताएं नहीं है, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसकी बात करता है। यहाँ पर देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से क्या है? नियुक्त की जाती है। अब कभी कभार क्या है, वहाँ पर जो संख्या है उनको भरने के लिए और भी प्रकार है जिसके माध्यम से वहाँ पर नियुक्त की जाती है। उसमें 3 रूप है, एक तो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक है तदर्थ न्यायाधीश, और एक है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसके बारे में प्रश्न में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, और ऐसा संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कर सकता है। यहाँ पर प्रश्न यही कहा गया था, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है वो कर सकता है। तो पहला कथन हो जाता है सही। दूसरा कथन है यहाँ पर, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। अब सीधी सी बात है, जो हाई कोर्ट है उसके पास शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से कम ही होगी पुनरावलोकन से संबंधित मामलों की, क्योंकि हाई कोर्ट से अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामला सुना दिया, उसके बाद हाई कोर्ट में क्या की जा सकती है? अपील नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो जनरली इस प्रकार गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर होता है ए। यहाँ पर जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश उनके बारे में देख लेते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और कब करता है नियुक्त? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, और मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों को निर्वहन में असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीश है, जब कोई कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और ऐसा वो कब करता है? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। तो यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश का भी आप दिमाग में रखना। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर नागरिकता से संबंधित प्रश्न है। पहला कथन है, भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। दूसरा कथन है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। तीसरा कथन है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। कितना हार्श स्टेटमेंट है ये। अब कोई विदेशी व्यक्ति है, उसको नागरिकता दे दी, ऐसा सरकार के पास पावर ही नहीं है कि वो उसकी नागरिकता वापस ना ले ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तीसरा कथन गलत होता है। तो यहाँ पर सीधा एलिमिनेट हो जाता है। अब या तो 2 सही है या 1 सही है। अब भारत में हम जनरली पढ़ते हैं कि भारत में क्या है? नागरिकता एक ही है, और एक ही क्या है? डोमिसाइल है। और भारत में जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। इसलिए पहला कथन होता है सही, आंसर होता है ए। दूसरा कथन है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। भारत में जन्म से नागरिक और साथ ही में प्राकृतिक रूप से जो नागरिक बन सकता है वह क्या है? वह राष्ट्राध्यक्ष बनने के योग्य होता है। भारत में जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से मिलती है। एक तो जन्म से, एक वंश से, एक पंजीकरण द्वारा, एक देशीकरण या प्राकृतिक, देशीकरण या प्राकृतिक, और 5वां है क्षेत्र समाविष्टि। यहाँ पर जन्म या फिर देशीकरण या प्राकृतिक रूप से कोई नागरिकता अर्जन करता है वह राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
इसलिए दूसरा कथन हो जाता है गलत। और भारत में जो नागरिकता का वंचन है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो स्वैच्छिक त्याग के माध्यम से, एक है बर्खास्तगी के माध्यम से, और तीसरा एक वंचन के माध्यम से। वंचन कब किया जाता है? जब नागरिकता फर्जी तरीके से ली गई हो, जब किसी व्यक्ति ने संविधान का अनादर किया हो। अब कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारतीय नागरिकता ले ले और वो संविधान का अनादर करे तो उसको नागरिकता से हटाया जा सकता है, इसलिए तीसरा कथन हो जाता है गलत। और भारत में जो अनुच्छेद 9 है वो बात करता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अमेरिका की नागरिकता ली है वो ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता से वंचित हो जाता है। तो यहां पर आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? उदार लोकतंत्र क्या होगा? जहां पर क्या हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, जहां पर समानता हो, जहां पर क्या हो, शक्तियों का अत्यधिक केंद्र ना हो, जहां पर क्या हो, मौलिक अधिकार हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। ऐसा तंत्र हो जो व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा करे, विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, वो होगा उदार लोकतंत्र। तो अब देखिए पहला कथन, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका तो है, लेकिन यदि वहां पर क्या है, जो कार्यपालिका है या जो विधायिका है वो शक्तियों को बहुत अधिक केंद्रित कर ले, और साथ में न्यायपालिका क्या है, वो भी शक्तियों को क्या है, जनता की जो अधिकार है उनको छीन सकती है। न्यायपालिका जो अपने मनमाने तरीके से अपनी नियुक्तियां कर ले, मनमाने तरीके से जो कार्यपालिका है या जो विधायिका है उनके कार्य में बाधा डाले, तो जो उदार लोकतंत्र है उसमें बाधा आ सकती है। इसलिए जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, ये तो सीधा गलत हो गया। उदार लोकतंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण हो ही नहीं सकता। शक्तियों के केंद्रीकरण के वजह से क्या है, तानाशाही आ जाएगी, और उदार लोकतंत्र में तानाशाही एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तीसरा है निर्वाचित सरकार। अब निर्वाचित सरकार तो होगी, ये लोकतंत्र की विशेषता है। जनता द्वारा जनता के लिए और जनता पर शासन क्या लोकतंत्र है, तो ये जनता द्वारा शासन है। लेकिन निर्वाचित सरकार है वो चुनने के बाद क्या हो सकती है, वो तानाशाही बन सकती है यदि उनके उसके पास क्या है, मेजोरिटी आ गई, और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों को क्या है, हनन हो सकता है। इसलिए यह भी उदार लोकतंत्र की बात नहीं करता है। डी ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण। आप जब एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न करें तो सोचिए, आप सीधा किसी भी टिक मत कीजिए, आप सोचिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या इसका एक कोई अपवाद निकल सकता है। अगर उसका कोई अपवाद निकल गया जो उदार लोकतंत्र से विरुद्ध हो गया तो वहां सीधा पॉइंट गलत हो गया। शक्तियों का केंद्रीकरण, उसको सोचिए। उदार लोक निर्वाचित सरकार, उसके बारे में सोचिए क्या निर्वाचित सरकार है वो किस प्रकार से जो है उदार लोकतंत्र को भंग कर सकती है। इस प्रकार आप थिंक करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप जनरली सही ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आंसर डी है, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण किसके मध्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच। अब यहाँ पर विधायिका अपनी मनमानी शक्ति करेगा तो कार्यपालिका या न्यायपालिका है उसको कहेंगे भाई वो साहब थोड़ा औकात में रहिए। अगर न्यायपालिका थोड़ा करे तो विधायिका वहां बोले वो सर आपको हटा देंगे, अभी लात मार कर निकाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर होता है डी, शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से क्या है, उदार लोकतंत्र की स्थापना होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? अब धन के केंद्रीकरण की बात करता कौन है, बहुत ही जनरल प्रश्न है। अनुच्छेद जो 39 है, कौन सा अनुच्छेद 39? अनुच्छेद 39 में कहा गया है एक तो संसाधनों का समान वितरण हो, संसाधनों का समान वितरण। दूसरी बात अनुच्छेद 39 में कही गई है राज्य धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण रोकने का प्रयास करेगा, कि राज्य है वो धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण रोकने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर पूछा गया धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, तो यह करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, क्योंकि अनुच्छेद 39 है उसने संसाधनों के समान वितरण की बात की गई है और यहाँ पर जो संसाधन है उसका केंद्रीकरण हो रहा है, यानी कि अनुच्छेद 39 है उसका उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। और अनुच्छेद 39 है वो डीपीएसपी के तहत या फिर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके तहत आता है। तो आंसर होता है यहाँ पर बी। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? बहुत ही आसान प्रश्न। संपत्ति का अधिकार जब भारत में संविधान बना था तब क्या था, वो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, लेकिन 44 संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था मौलिक अधिकार को, यानी कि अनुच्छेद 31 था उसको निरस्त कर दिया गया था और अनुच्छेद 301 के तहत उसे क्या दे दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को, यानी कि संपत्ति का अधिकार है वो अब क्या है, एक कानूनी अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 301 के तहत। और जो 301 है वो संविधान के भाग 12 में आता है। 301 में बात की गई है कि किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि यह है एक कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब अनुच्छेद 300A में लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को, यानी कि यह नागरिक प्लस विदेशी व्यक्ति दोनों को शामिल करता है। यहाँ पर अनुच्छेद 300A में लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसे
संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आया है किसी व्यक्ति को, तो किसी व्यक्ति का मतलब है कि यह नागरिकों को भी प्राप्त है और साथ ही विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। यहाँ पर लिखा है केवल नागरिकों को, इसलिए हो जाता है गलत। सी पॉइंट, ये मूल अधिकार की बात करता है लेकिन मूल अधिकार ये है नहीं, तो सी गलत। ये ना तो मूल अधिकार न विधिक अधिकार है, 301 के तहत यह एक विधिक अधिकार है, इसलिए आंसर होता है बी। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, आंसर हो गया बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर प्रस्तावना का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो आपको तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तब जो प्रस्तावना थी उसमें लिखा हुआ था भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। और अब अगर हम प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष है उसको बाद में जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और यहाँ पर बात की गई है 26 जनवरी 1950 की। उस समय भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष हो गया गलत, समाजवादी हो गया गलत, लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर संप्रभुता की बात है नहीं, इसलिए भी गलत। आंसर हो गया बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी वर्ड है, इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के साथ। इसमें अखंडता वर्ड भी साथ में और ऐड किया गया था, ये बात भी आप ध्यान में रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कितने आसान प्रश्न है पॉलिटी के, बस थोड़ा सा थिंक कीजिए और आंसर आपके हाथ में है। अगला प्रश्न है संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? यह प्रश्न तो बहुत ही लप्पू है, आप जनरल पढ़ के इसको कर सकते हैं। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, संविधान की बात नहीं है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति है, संविधान की बात नहीं है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां है, संविधान की बात नहीं है। अब देखिए, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है, संविधानिक सरकार, संविधान की सरकार, इसका अगर तोड़ेंगे यही निकलेगा। तो संविधान की सरकार कौन सी होगी? जो संविधान की सीमाओं में होगी। आंसर डी हो गया, सीधा आंसर है। अब यहाँ पर जो पहला कथन है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली, अगर कोई सरकार है वो एकात्मक है, जैसे कि ब्रिटेन की सरकार है, तो वो क्या संवैधानिक सरकार नहीं है? इसलिए पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। अब भारत के प्रमुख है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, तो क्या जो भारत की सरकार है वही संवैधानिक सरकार होगी? जो यूएसए की सरकार है वहां पर जो राज्य प्रमुख होता है उसके पास वास्तविक शक्तियां होती है, तो वहां पर क्या वो संवैधानिक सरकार नहीं है? वो भी संवैधानिक सरकार है। इसलिए बी पॉइंट भी गलत हो जाता है और सी पॉइंट भी गलत हो जाता है। डी है उसमें कहा गया है संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो ऐसी सरकार, तो आंसर हो गया डी। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कोई पद किससे संबंधित है? अब ऐसे प्रश्न अगर करने हो आपको एग्जाम में तो किस प्रकार से हम सोच सकते हैं उसको हम देखते हैं। अभी तो पॉलिटी के प्रश्न चल रहे थे, बहुत ही स्टैटिक थे, लेकिन ऐसे प्रश्न इनमें हम सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए पश्चिमी उत्तर भारत का नृत्य रूप, पश्चिमी उत्तर भारत में आते हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आ गया, ये एरिया पश्चिमी उत्तर भारत में आ गया। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा भी हो गए। क्या यहाँ पर आपने कभी डांस फॉर्म में हल्बी, हो और कोई जैसे शब्द सुने? नहीं सुने होंगे, तो आप इसको जनरली निकाल सकते हैं। वाद्य यंत्र, आप इतने गाने सुनते हैं, इतने म्यूजिक के आप बहुत पसंद भी करते होंगे, कभी आपने ऐसे वर्ड म्यूजिक के अंदर सुने हैं? सितार सुना होगा, गिटार सुना होगा, ढोलक सुना होगा, और भी कई चीज़ें सुनी होगी, लेकिन ये नाम आपने नहीं सुने होंगे, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये वाद्य यंत्र होते तो आप जनरली इनको सुन लेते आसपास, क्योंकि जो वाद्य यंत्र है इनको हम जीवन में आसपास बहुत देखते हैं। डी पॉइंट है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला और डी है जनजातीय भाषा। अब यहाँ पर इन दो में जा सकते हैं हम, क्योंकि हल्बी हो और कोई क्या पता प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला हो, उसके बारे में वर्ड हो। लेकिन अगर उससे भी थोड़ा अगर एडवांस सोचें तो आएगा हल्बी, हो और कोई। अब भाषा वर्ड है वो कैसा है? स्त्रीलिंग वर्ड है। यहाँ देखिए हल्बी स्त्रीलिंग वर्ड है, कोई स्त्रीलिंग वर्ड है। इस प्रकार के आप सोच सकते हैं ये क्या है? भाषाएं हो सकती है। वर्ड पे भी जा सकते हैं क्योंकि व्याकरण का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होता है डी। ये क्या है? जनजातीय भाषाएं। हल्बी जो भाषा है वो एमपी क्षेत्र में बोली जाती है, हो है वो झारखंड उड़ीसा क्षेत्र में बोली जाती है, और कोई भी उड़ीसा क्षेत्र में बोली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन से सही नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कभी भी ऐसे नहीं वर्ड आए उनको बहुत हाईलाइट करना है आपको। यहाँ पर पहला कथन है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं, यह अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां नहीं है, तो पहला कथन हो जाता है गलत। दूसरा कथन है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, इनको 3 बार निलंबित किया जा चुका है, दूसरा कथन हो गया गलत। तीसरा है किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, यह 3 तक है। ऐसा कहा गया है किसमें? जो इनके नियम बने हैं पुरस्कारों से संबंधित, उसमें कहा गया 3 हाईएस्ट दे सकते हैं, लेकिन 2024 में 5 भी दिए गए थे।
लेकिन यहाँ पर 5 तक सीमित है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए तीसरा पॉइंट हो जाता है गलत। आंसर हो गया डी, यहाँ पर नहीं पूछा, यानी कि तीनों गलत है। यहाँ पर भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण शुरू किए। 1955 में जो पद्म पुरस्कार है उसमें 3 भाग कर दिए, एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे पहले भारत रत्न विजेता कौन थे? एक थे सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी। इन तीनों को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की असाधारण सेवा या प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित हो सकती है, लेकिन 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। कौन से? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। इन 5 को दिया गया था 2024 में भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं जुड़ा होता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का भारतीय वरीयता क्रम में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, और अभी तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इस प्रकार का होता है भारत रत्न का सिंबल। और पद्म अवार्ड है, पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई 1954 में। पद्म विभूषण है वो एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है, और पद्म भूषण है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। जो पद्म पुरस्कार है वो पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। इसका गठन हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंग है, देखिए, डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के पात्र नहीं होते हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन बाकी जो सरकारी कर्मचारी वो इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो मरणोपरांत एनआरआई, विदेशियों, ओसीआई आदि को शामिल नहीं किया गया है 120 में। यह उपाधि मरणोपरांत भी प्रदान की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार पद्मश्री मिला है तो अगले 5 साल तक उसको पद्म विभूषण या उससे ऊपर पद्म भूषण है वो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जो कमेटी है, कौन सी, ये पद्म पुरस्कार समिति, ये इसमें ढील भी दे सकती है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। और ये पुरस्कार जो प्रदान कौन करता है? ये भारत का राष्ट्रपति होता है। वो प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल माह में ये पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार किसी उपाधि के समान नहीं है, इसका उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम या के प्रति अवसर के रूप में नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18A यही बात करता है। प्रश्न में जो पहला कथन था वो बात करता था कि ये उपाधियां हैं, लेकिन ये उपाधियां नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया था। तो यहाँ पर आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आगे के जो 4 प्रश्न है वो करंट के प्रश्न थे उस टाइम, इसलिए इनको डिस्कस करने का इतना मतलब है भी नहीं। इनको थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। सबसे पहले जो 97 प्रश्न में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। यहाँ पर जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि, यहाँ पर बात की पूंजी, ये पर्यावरण से संबंधित कोई संगठन है ही नहीं। पर्यावरण की अगर पर्यावरण संबंधित संगठन होता तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्यावरण से संबंधित वर्ड होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अर्थात यह पर्यावरण से संबंधित संगठन नहीं है, तो यह पर्यावरण से संबंधित कोई बात या यहाँ पर कही गई वृक्ष नगर की मान्यता दी गई, इस प्रकार का यह कार्य नहीं करेगा। इसलिए जो पहला कथन है वो हो जाता है गलत। अगर पहला कथन गलत है तो आंसर आ गया सीधा डी। यानी कि जो कथन 2 है, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है, यह कथन सही है और 2020 में चयन हुआ भी था। करंट का प्रश्न है। यह जो मान्यता देता है वृक्ष नगर के रूप में, यह देता है FAO प्लस आर्बर डे फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर यह मान्यता देते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। यह क्या काम क्या करता है? पूंजी से संबंधित है, तो यह प्रदान करता है पूंजी किसको? विकासशील देशों को। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, और जो बहुत ही पिछड़े हुए देश है उनको वित्तीय सहायता देने के लिए यह पूंजी प्रदान करने का काम करता है। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNGA, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और UN इकोसॉक अर्थात यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्बर डे फाउंडेशन है, यह एक NGO है US बेस्ड, और यह वृक्ष लगाने के लिए लोगों को क्या करता है? मोटिवेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और जो आर्बर डे है, आर्बर डे का मतलब होता है जो US वगैरह के अंदर जिस दिन वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, यानी कि इस दिन छुट्टी होती है सारे ऑर्गेनाइजेशन की और लोगों को बोलते हैं आप पेड़ लगाइए, उसे बोलते हैं आर्बर डे। और FAO है, FAO की स्थापना हुई थी 1945 में। जो यूनाइटेड नेशन है उसकी 15 स्थायी एजेंसियां हैं। 15 स्थायी एजेंसियों में से FAO है वो सबसे पुरानी स्थायी एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में। जो FAO इसका हेडक्वार्टर है रोम में, जो कि इटली की राजधानी है। जो FAO है इसकी 2 सिस्टर बॉडीज भी हैं, एक है वर्ल्ड
फूड प्रोग्राम WFP, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और एक है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये दोनों इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। FAO इसकी मेंबर है 194 देश प्लस EU। FAO है वो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट भी जारी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही क्या है, करंट का प्रश्न था, तो ऐसे प्रश्नों को अभी डिस्कस करने का मतलब ही नहीं, बस इसके आंसर देख लेते हैं। पहला कथन है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। यह कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है, अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। यह मिला है टेनिस खिलाड़ियों को और मिला है 11 बार, और फार्मूला 1 वालों को मिला है 4 बार। तीसरा है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक मिला है। यह बात सही है, रोजर फेडरर को यह मिला है 5 बार। और यह जो लॉरियल पुरस्कार है, ये वर्ष में जो सबसे बड़ी प्रेरणादायक खेल उपलब्धि होती है उसको मिलता है, और 6 श्रेणियों में यह दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होता है C। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी खेल से संबंधित है। उस 2021 में पता नहीं UPSC को क्या हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछे थे, थोड़ा SSC का नशा हो गया था UPSC को भी। प्रश्न है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड है। यह नहीं था, उसका आदर्श वाक्य था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। दूसरा है, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया। यह कथन सही है, आंसर होता है B। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था टोक्यो के अंदर, जो कि जापान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, इनमें से कौन से सही वो हमें देखने हैं। तो प्रश्न है, अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। यहाँ पर मैचों के आधार पर नहीं था, यहाँ पर पॉइंट्स के आधार पर था। कौन सी टीम कितने मैच जीती है और कितने खेली है, उसके आधार पर पॉइंट्स मिले थे, और जो पॉइंट्स परसेंटेज थे उसके आधार पर क्या है, टीम आगे गई थी। किसमें? फाइनल में। उस टाइम फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और भारत के बीच में। कथन है, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे। अधिक मैच नहीं जीते थे, इंग्लैंड ने ज़्यादा मैच जीते थे। इंग्लैंड ने 21 मैचों में से 11 मैच जीते थे, जबकि न्यूजीलैंड ने 11 में से शायद 7 मैच जीते थे। तो जो परसेंटेज था वो न्यूजीलैंड का ज़्यादा था, इसलिए न्यूजीलैंड जो दूसरे स्थान पर थी, इंग्लैंड नहीं था। इसलिए यहाँ पर दोनों कथन हो जाते हैं गलत, आंसर होता है D। तो इसके साथ ही जो हमारा 2021 का डिस्कशन है वो यहाँ पर पूरा होता है। बहुत ही टाइम लग गया, उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन आखिरकार हमने समाप्त किया है। अब हम जो 2022 का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से 2022, 23, 24 हम तीनों डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो 2015, 16, 17, 18, 19 जो छूट गया है उसमें किस प्रकार से लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं उनका हम जरूर वीडियो बनाएंगे। जो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, जो लॉजिक से हो सकते हैं, बिना नॉलेज के, 0% नॉलेज के साथ, उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।